डीएनए मित्रों, आज राजनीति में ठाकरे शब्द ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंडिंग की वजह विजय नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक पराजय है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के आज नतीजे आए। 29 में से 25 नगर निगम में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन आगे हैं। बीजेपी ने नई और लंबी लकीर खींच दी है। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन मातोश्री में आज उदासी है। जो ठाकरे सत्ता में ना होते हुए भी महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी हुआ करते थे, जो ठाकरे केंद्र और राज्य के पावर सेंटर से दूरी के बावजूद सियासत और शक्ति के शिखर पर रहते थे, वो आज शून्य पर सिमट गए हैं। जिस ठाकरे की एक आवाज पर मुंबई ठहर जाती थी, आज उसी ठाकरे को मुंबई ने ही किनारे कर दिया। देश की सबसे शक्तिशाली और धनवान नगरपालिका से भी ठाकरे की विदाई हो गई। ठाकरे परिवार का सबसे मजबूत राजनीतिक किला आज ढह गया। जो ठाकरे कभी बीएमसी, राज्य और केंद्र की सत्ता में रहते थे, उनके पास अब सिर्फ मातोश्री ही बचा है। आज हम आपको बताएंगे कि उद्धव के अति महत्वाकांक्षी फैसले ने क्या वाकई मुंबई से ठाकरे राज को खत्म कर दिया। बाला साहेब ठाकरे ने जो आभा मंडल तैयार किया था, वो कैसे और क्यों मिटता जा रहा है। किसी भी तरह कुर्सी बचाने के लिए उद्धव राज ने जो भाईचारा दिखाया था, वो भी क्यों मुंबई वालों को पसंद नहीं आया। 20 साल बाद राज ठाकरे की शिवसेना परिवार में वापसी के बावजूद 30 साल की सत्ता क्यों नहीं बच पाई, और ऐसा क्यों हुआ कि आज उद्धव ठाकरे के पास दिखाने और बताने को मातोश्री के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। इन सभी सवालों का जवाब आज आप डीएनए में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति आज 180 डिग्री पर आकर खड़ी हो गई। महाराष्ट्र की 29 में से 25 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति आगे है। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। 30 साल में पहली बार ठाकरे परिवार बीएमसी से बाहर हो गया। उद्धव और राज ठाकरे का भाईचारा काम नहीं आया और मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम का असर देखने को मिला। जो हुआ उसका सारांश यह है कि 30 साल में पहली बार ठाकरे परिवार पूर्ण रूप से सत्ता विहीन हो गया। ठाकरे परिवार के पास मुंबई में कुछ नहीं बचा। जिस बीएमसी की बदौलत वो कभी कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी से टकरा रहे थे, वो आखिरी आधार भी अब चला गया। जो ठाकरे परिवार बाला साहब के रहते हुए एक नहीं हुआ, वो एक हो गया। मराठी मान, मुंबई की पहचान और स्थानीय अधिकार को चुनाव से जोड़ा। बाहरी बनाम स्थानीय का भावनात्मक मुद्दा बार बार उठाया, लेकिन इसमें से कुछ भी काम नहीं आया। जब नतीजा आया तो मुंबई की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। मुंबई की राजनीति की पहचान रहा भगवा वही है, लेकिन उस पर बाला साहब का टाइगर नहीं है। राजनीतिक जीत के भगवा पताका में अब कमल दिखाई देने वाला है। एक पूरी पीढ़ी जिसने बीएमसी में सिर्फ शिवसेना का शासन ही देखा, वो अब नई व्यवस्था देखेगी। और बड़ी बात यह है कि 3 दशक बाद ठाकरे परिवार को बीएमसी से उसी बीजेपी ने विदा किया, जिसकी मदद से, या कहिए जिसे छोटा भाई बनाकर शिवसेना ने पहली बार वहां एंट्री की थी। यही कारण है कि मुंबई में बीजेपी बहुत बड़ा जश्न मना रही है। ऐसा जश्न इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बीजेपी के विजय उत्सव की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। शिवाजी महाराज की ठाकरे ब्रदर्स का क्या होगा? कुछ नहीं, अभी गुरु हो गया, अभी गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे। अच्छा, अभी नाम निशानी खत्म हो गया। अभी ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। उद्धव ठाकरे जी वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम। अरे कोई और बहाना निकालिए। जिसने भी हिंदुत्व छोड़ा है, उनका कुछ ठीक हुआ नहीं है, वो खत्म ही हुआ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे। आज मुंबई के लोगों ने सबक सिखाया, जिसने अपने पिताजी के साथ गद्दारी की। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया। उद्धव ठाकरे जी
और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता ने दिया। आज मुंबई में केवल 2 भाई हैं। उन दोनों भाइयों का नाम है लाड़का भाव एकनाथ शिंदे जी और देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी। डीएनए मित्रों, एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हुआ करते थे फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा था, जिससे सबसे ज्यादा निकटता होती है उसी से मिला प्रतिशोध सबसे गहरा जख्म छोड़ता है। यकीनन ठाकरे परिवार के साथ यही हुआ है। आज ठाकरे परिवार को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा होगा। 1990 की शुरुआत में बीजेपी ने ठाकरे की उंगली पकड़कर मुंबई में अपनी राजनीति को आकार दिया था। आज उसी मुंबई में बीजेपी ने खुद को विस्तार देकर ठाकरे परिवार को मातोश्री में समेट कर रख दिया। मित्रों, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं कि आज ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, लेकिन इसके लिए स्वयं उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। शिवसेना के उद्धव काल में शिखर से शून्य तक के सफर को 2 हिस्सों में देखना आवश्यक है। एक अध्याय बीजेपी के साथ वाला है, जबकि दूसरा अध्याय बीजेपी के बाद वाला है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब ठाकरे परिवार का राजनीतिक सामर्थ्य क्या था। मित्रों, बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई, शिव सैनिक बनाए। शिवसेना को उन्होंने ऐसा वटवृक्ष बनाया जिसकी जड़ें गली गली में थी। शिव सैनिक बाला साहेब के नाम की शपथ लेते थे। 1966 में पार्टी बनाकर बाला साहेब ने 1967 में ही शिव सैनिकों को चुनाव लड़वाया था, लेकिन पार्टी नहीं जीत पाई। फिर 1970, 1971, 78, 84, 85 हर चुनाव में शिव सैनिक लड़ते थे। 1989 के चुनाव में मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की साझा राजनीति शुरू हुई। तब पहली बार 2 भगवा पार्टियों का मिलन हुआ। बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी, हार गईं। लेकिन 1995 में बीजेपी की मदद से शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। फिर एक के बाद एक बीजेपी और शिवसेना बीएमसी से लेकर केंद्र तक सत्ता में साझेदार रहे। 1989 से लेकर 2019 तक बीजेपी और शिवसेना साथ साथ थे। इस दौरान ठाकरे परिवार के पास कितनी सियासी शक्ति थी, अब वो समझ लीजिए। 1995 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक शिव सैनिक मनोहर जोशी थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ठाकरे परिवार चला रहा था। सत्ता का केंद्र बिंदु मातोश्री हुआ करता था। 1997 में बीएमसी पर भी शिवसेना का कब्जा हुआ और ठाकरे परिवार ने जिसे बीएमसी का मेयर बनाया वही सत्तासीन रहा। फिर उसने ठीक 1 साल बाद यानी 1998 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर केंद्र में सरकार बना ली। तब केंद्र में भी शिवसेना के मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बाला साहेब से मंत्रणा करने मातोश्री जाते थे। जब नरेंद्र मोदी का युग शुरू हुआ तब भी 2014 में केंद्र सरकार में शिवसेना के मंत्री थे और वो मंत्री ठाकरे परिवार ने ही तय किए थे। इतना ही नहीं, 2017 से 22 के बीच महाराष्ट्र के 15 नगर पालिकाओं पर शिवसेना बीजेपी का कब्जा हुआ करता था। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जब बीजेपी के साथ शिवसेना थी तब वार्ड सदस्य लेकर केंद्र तक में शिवसेना की हनक थी। लेकिन तब ठाकरे परिवार किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बनने में विश्वास करता था। यह बाला साहेब का स्टाइल था, जो अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संचालन करते थे, जिन्होंने स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन किसी को भी चुनाव लड़वाकर जितवा देते थे, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनवा देते थे। लेकिन शिवसेना में उद्धव युग की शुरुआत होने के बाद किंग मेकर वाली सोच से मेकर निकल गया, किंग पर बात अटक गई। अप्रत्यक्ष शासन के बजाय उद्धव में प्रत्यक्ष शासन की महत्वाकांक्षाएं जागी। करीब 30 साल पुरानी दोस्ती को तिलांजलि दे दी। बीजेपी से अलग होकर वो मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बाद ही ठाकरे परिवार का ग्राफ नीचे की ओर लुढ़कता चला गया। 2 साल 7 महीने तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2022 में हाथ से वो सत्ता भी फिसल गई। 2022 में ही 56 साल पुरानी पार्टी टूट गई। जिस पार्टी को ठाकरे परिवार ने बनाया था वो भी ठाकरे परिवार की नहीं रही। पार्टी का नाम और पहचान दोनों ठाकरे परिवार से अलग हो गए। 2024 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिली, और अब जब बीएमसी का चुनाव हुआ तो वहां से भी ठाकरे परिवार का कब्जा खत्म हो गया। आज की तारीख में ठाकरे परिवार ना तो केंद्र सरकार में है, ना राज्य सरकार में है, ना ही महाराष्ट्र के किसी भी नगर पालिका में है। जो कभी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े भाई थे वो अब कहीं के भी नहीं रहे। 1995 के बाद पहली बार ऐसा है जब ठाकरे परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ मातोश्री ही बचा है। जाहिर है कि ठाकरे परिवार के लिए चिंता और चिंतन दोनों का दिन है।
हम आपको सुनाते हैं कि इस हार पर ठाकरे परिवार के समर्थकों का क्या कहना है। ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है। जनता का पूरा मैंडेट रस्ते पे उद्धव साहब और राज साहब थे, फिर भी ये सब रिजल्ट है। ये सबको पता है ये रिजल्ट के पीछे राज क्या है। मित्रों, संजय राउत ठाकरे परिवार के सबसे करीबी हैं। वो भविष्य की राजनीति का रास्ता बनाते हुए हार की तात्कालिक व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ठाकरे परिवार के अपने घर में भी हार की असली वजह क्या है, इसे समझने के लिए संजय राउत को टाइम रिवाइंड करना होगा। उद्धव ठाकरे को भी समझना होगा कि जब वार्ड निकाय से लेकर राज्य और केंद्र तक वो सत्ता साझेदार थे, तब उनकी ताकत क्या थी। मित्रों समझिए, बाला साहेब ठाकरे की शक्ति के 3 स्तंभ थे। पहला, हिंदुत्व की विचारधारा, दूसरा मराठी मानुष और तीसरा सीधा संवाद। जब शिवसेना का उद्धव युग शुरू हुआ, उद्धव की महत्वाकांक्षा ने वृहत आकार लेना शुरू किया, तो ये तीनों स्तंभ हिल गए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे पर अपनी उस विचारधारा को तिलांजलि देने के आरोप लगे जो शिवसेना का आधार थी। अपनी सीएम वाली जिद को पूरा करने के लिए ठाकरे ने सबसे पहले हिंदुत्व वाली पहचान का परित्याग कर दिया। आपको याद होगा 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने चेंबूर जैसी मुस्लिम बहुल बस्तियों में जाकर कहा था, हमारे बीच एक दीवार थी, लेकिन अब मैं आपके सामने आया। बीएमसी के चुनाव में भी उद्धव और आदित्य ठाकरे ने मराठी मुस्लिम फॉर्मूला पर जोर दिया। अपने दौर में बाला साहेब खुलकर कहते थे कि वक्फ बोर्ड को सत्ता के समानांतर अधिकार देना गलत है। उसी वक्फ को लेकर जब नया कानून बना तो उद्धव ठाकरे मुस्लिम संगठनों की मांग के साथ खड़े दिखाई दिए। एक और रेखांकित करने वाली बात यह है कि मूल सिद्धांत से भटक चुके उद्धव ठाकरे अब तक राम मंदिर भी नहीं गए, जबकि 1992 में जो कार सेवा हुई थी उसका श्रेय खुलकर बाला साहेब लेते थे। इतना ही नहीं, जिस भाई को साथ लाकर उद्धव बीएमसी का चुनाव जीतना चाहते थे, वो राज ठाकरे एक बार नहीं बार बार कह रहे थे कि वो गंगा जल नहीं पिएंगे। बीजेपी से दूरी बनाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की ओर रुख किया, जो ठाकरे परिवार के लिए वैचारिक रूप से आत्महत्या जैसा था। हिंदुत्व की राह छोड़ चुके ठाकरे का कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाना भी मराठी मानुष को पसंद नहीं आया। इस वैचारिक यूटर्न के बाद मराठी मानुष को भी उद्धव ठाकरे पर विश्वास नहीं रहा। डीएनए मित्रों, शिवसेना के डीएनए में आक्रामक हिंदुत्व और स्ट्रीट पॉलिटिक्स थी। हिंदुत्व के साथ साथ उद्धव ने स्ट्रीट पॉलिटिक्स को भी किनारे कर दिया। उद्धव ठाकरे पर यह लगातार आरोप लगते रहे कि वो शिव सैनिकों से सीधा संवाद नहीं करते, यहां तक कि विधायक और सांसदों को भी उनसे मिलने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो मातोश्री से बाहर नहीं निकलते। यही कारण है कि वार्ड मेंबर से लेकर मेयर तक ने बगावत की। पार्टी का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से हिल गया। कुल मिलाकर बाला साहेब आंदोलनकारी नेता थे, जबकि उद्धव सिर्फ फाइलों के नेता बनकर रह गए। अब यही कारण है कि शिवसेना के पास सिर्फ मातोश्री ही बचा रह गया है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। मित्रों, उद्धव ठाकरे की नीति हर जगह असफल रही। बीएमसी चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतने के लिए उन्होंने भाईचारा किया था। राज ठाकरे को वो साथ लेकर आए, लेकिन वो भी बैकफायर कर गया, क्योंकि राज ठाकरे की पहचान यूपी बिहार विरोधी की रही है। राज ठाकरे की उत्तर भारतीय विरोध की राजनीति उन पर भारी पड़ गई। मुंबई में उत्तर भारतीय, विशेषकर यूपी और बिहार के वोटर करीब 20 से 25% हैं। ये 50 से 60 वार्ड्स में निर्णायक भूमिका में। राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोगों के बारे में काफी तीखे और विवादित बयान दिए थे, अपशब्द कहे थे, मारने की धमकी दी थी। उनके कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप भी कई बार लगे। इसका प्रत्यक्ष असर दिखाई दिया। गाली और बाहर का ठप्पा लगाने की राजनीति ने इस वोट बैंक को पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थन में लाकर खड़ा कर दिया। 68% उत्तर भारतीयों ने बीजेपी को वोट दिया। उत्तर भारतीयों का सिर्फ 19% वोट ही ठाकरे को मिला। यूपी बिहार के लोगों ने एकजुट होकर उस पार्टी को चुना जिसने उन्हें सुरक्षा और सम्मान का वादा दिया। सिर्फ उत्तर भारतीय ही नहीं, दक्षिण भारतीयों का साथ भी बीजेपी को मिला। इसमें भी बड़ा योगदान ठाकरे ब्रदर्स के अपशब्दों का है। जिस तरह राज ठाकरे ने बीजेपी के नेता अन्नामलाई को तमिलनाडु की रसमलाई कहा, उसने दक्षिण भारतीयों को खफा कर दिया। 61% दक्षिण भारतीयों ने बीजेपी को वोट दिया। बीएमसी से ठाकरे परिवार की विदाई के बाद अब रसमलाई शब्द भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। डीएनए मित्रों, चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि जो सबसे शक्तिशाली होता है वही नहीं बचता, बल्कि वो बचाता है जो बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल लेता है।
उद्धव ठाकरे खुद को बदलाव के अनुरूप नहीं ढाल पाए। वो राजनीति के उस मर्म को नहीं समझ पाए जिसका संकेत स्पष्ट था, और वो संकेत ये था कि महाराष्ट्र में अब उन्हें बड़े नहीं बल्कि छोटे भाई की भूमिका में आना चाहिए। भूमिका बदलने के बजाय उन्होंने गठबंधन बदल लिया और स्थिति ये हो गई कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। आज जब ठाकरे राज और बदलाव की बात हो रही है तो एक शख्स की चर्चा करना बेहद आवश्यक है, और वो है देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने पिछले 12 साल में सियासी बदलाव के अनुरूप खुद को ढाला है। कभी मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और अब उन्होंने न सिर्फ ठाकरे को सिर्फ मातोश्री तक समेट कर रख दिया, बल्कि महाराष्ट्र में भगवा राजनीति को उस ऊंचाई तक लेकर गए जो सफलता के लिहाज से इससे पहले कभी नहीं पहुंचा। पहले देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही पहली बार बीजेपी को विधानसभा में 132 सीटें मिली, और अब बीएमसी पर भी पूर्ण रूप से बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। पहली बार बीएमसी में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर एक और नश्तर चलाया। बाला साहेब को याद करते हुए उन्होंने क्या कहा, वो हम आपको पहले सुना देते हैं। मैं बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी हमारा एजेंडा केवल विकास ही रहेगा। हमारी आत्मा हिंदुत्व है और हमें इस पर गर्व है। हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग हिंदुत्व को अपनी जीवन शैली मानते हैं, उन सभी ने हमारा समर्थन किया है। मित्रों, फडणवीस का स्पष्ट संदेश है। महाजीत के बाद वो इस संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे भटक गए, उसी के आश्रय बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की भगवा राजनीति के विस्तार में देवेंद्र फडणवीस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आपको बताते हैं कि उनके आने के बाद कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। महाराष्ट्र में 29 बड़ी महानगर पालिका है। 2014 में फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के पास 5 महानगर पालिका थी। नागपुर, जलगांव, अकोला, अमरावती, सोलापुर, नांदेड़। ये चुनाव फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से पहले हुआ करते थे। फडणवीस के सीएम बनने के बाद 2017 में पहला नगरपालिका चुनाव हुआ। उसमें 13 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने अपने दम पर मेयर बनाया, और इस बार 2026 के चुनाव में बीजेपी मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक समेत 25 महानगर पालिकाओं में अपने गठबंधन के साथ आगे है। लेकिन सबसे बड़ी जीत मुंबई की है, जहां पर लंबे समय तक ठाकरे नाम का मुंबई पास था, वो अब बीजेपी के पास आ चुका है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान देवेंद्र फडणवीस का है, जिन्होंने हवा के रुख के हिसाब से समीकरण बनाया और उस समीकरण को भगवा सिद्धांत से सिद्ध भी कर दिया। बीजेपी की इस जीत पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम आपको बीजेपी के नेता नीतीश राणे को सुनाना चाहेंगे। मित्रों, ठाकरे परिवार के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ी सीख है। सीख यह है कि किसी को गुरूर नहीं करना चाहिए। समय सबका हिसाब करता है। जिस परिवार ने मुंबई में एक छत्र राज किया, जिसने 4 दशकों से अप्रत्यक्ष रूप से बीएमसी को चलाया, वो पूरी तरह सत्ता विहीन हो चुका है। इस सच से उन लोगों को भी सीखना चाहिए जो आज शिवसेना की दुर्गति पर अट्टहास कर रहे हैं। उनका भी समय एक जैसा नहीं रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। विशेषकर राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि कौन कब कहां किस हालात में रहेगा। जीत के जश्न में आत्मसंयम बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से बचना चाहिए। यानी मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति के बाद अब बात अमेरिका में छिड़े गृह युद्ध की। ईरान में छिड़ी बगावत को हवा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने घर में सुलग रही आग को बुझाने में लगे। अमेरिका में ईरान जैसी बगावत की चिंगारी जो है वो भड़क चुकी है, और इस बगावत को कुचलने के लिए ट्रंप अपने ही देश में लोगों के खिलाफ सेना उतारने की धमकी दे रहे हैं। ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स को लेकर लोगों का विद्रोह इतना बढ़ गया है कि ट्रंप ने अब सेना उतारने की धमकी दी। यानी मित्रों, ट्रंप के खिलाफ ये विद्रोह मुख्य रूप से अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में हो रहा है। ट्रंप भले ही खामनेई पर तानाशाही का आरोप लगाते हों, लेकिन मिनेसोटा के लोग ट्रंप को तानाशाह बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि खुद को दुनिया का सरपंच बताने वाले ट्रंप अपने ही लोगों के विरोध से निपट नहीं पा रहे हैं।
अब वो प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना उतारने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की सेना उतारने वाली धमकी के बारे में जानने से पहले आपको अमेरिका की इस बगावत के कारणों का पता होना चाहिए। डीएनए मित्रों, मिनेसोटा के मिनियापोलिस में पिछले 10 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर ला दिया। पहली घटना 7 जनवरी को हुई। आईसीई एजेंट की रेड के दौरान 37 साल की रेनी गुट की हत्या कर दी गई। सोचिए, जिन एजेंट्स का काम अवैध अप्रवासियों को पकड़ना था, उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक को ही गोली मार दी। और जब इस फायरिंग को लेकर लोगों ने विरोध किया तो ट्रंप ने संवेदनहीनता की सारी सीमाएं तोड़ दी। ट्रंप ने रेनी पर ही दोष मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया कि एजेंट्स ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, नहीं तो रेनी उन्हें गाड़ी से कुचल देती। जबकि मिनियापोलिस के लोगों और वहां के लोक मेयर ने रेनी को निर्दोष बताया। उनके मुताबिक एजेंट्स ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद मिनियापोलिस, पोर्टलैंड, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। अमेरिका में जस्टिस फॉर रेनी के नारे गूंजने लगे। आईसीई एजेंट्स के बर्ताव से पहले से नाराज लोगों के लिए इस घटना में आग में घी डालने का काम किया। डीएनए मित्रों, रेनी गुट की मौत के 1 हफ्ते बाद यानी 14 जनवरी को मिनियापोलिस में ही एक और घटना हुई। आईसीई एजेंट्स की रेड के दौरान वेनेजुएला के एक नागरिक को गोली मार दी गई। उसके पैर में गोली लगी। इस घटना के बाद मिनियापोलिस में उन लोगों का आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। प्रदर्शनकारी आईसीई एजेंट्स को हत्यारा कहकर चिल्लाते हैं। वो एजेंट्स के होटल या ऑफिस के बाहर इकट्ठा होते हैं, विसिल बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं और जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करते हैं। डीएनए मित्रों, अमेरिका के लोग पहले से ही आईसीई एजेंट्स की हरकतों से नाराज हैं। इसका कारण यह है कि वो पूछताछ के नाम पर राइफल तान देते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और बिना वारंट गिरफ्तार कर लेते हैं। रेनी गुट की मौत के बाद अब मिनियापोलिस के लोग ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि मिनेसोटा में तैनात 3000 आईसीई एजेंट्स को जब तक हटाया नहीं जाएगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरह के तीखे विरोध प्रदर्शन से ट्रंप बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को विद्रोही और प्रोफेशनल प्रदर्शनकारी बताया। उन्होंने मिनेसोटा के गवर्नर पर भी निशाना साधा। इसके साथ साथ ट्रंप ने विद्रोह को कुचलने के लिए मिनेसोटा में इंसुरेक्शन एक्ट लागू करने की धमकी दे दी। डीएनए मित्रों, यह एक्ट अमेरिका का 219 साल पुराना कानून है। यह कानून विद्रोह को दबाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत राष्ट्रपति किसी प्रांत में सेना को तैनात कर सकते हैं। आखिरी बार इसका इस्तेमाल 1992 के लॉस एंजलिस दंगों में किया गया था। सोचिए, 34 साल बाद सेना को उतारने की धमकी दी गई, वो भी किसी दंगे के लिए नहीं, बल्कि आईसीई एजेंट्स के खिलाफ लोगों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन की वजह से। प्रांत की सरकार को दरकिनार कर ट्रंप वहां का प्रशासन अपने हाथों में ले लेंगे। कहां तो ट्रंप ईरान में सैन्य दखल की धमकी दे रहे थे, कहां वो खुद अपने देश के लोगों को सेना की धमकी दे रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब आपको आईसीई एजेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करती है। 2003 में स्थापित आईसीई का मुख्य काम अवैध इमिग्रेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों से बचाना है। आईसीई में 20,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। आईसीई के एजेंट्स अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को गिरफ्तार करते हैं और फिर उन्हें डिपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध ढंग से अमेरिका में रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसकी वजह से आईसीई एजेंट्स की भूमिका बहुत बढ़ गई है। ऑपरेशन मेट्रो सर्च के तहत अमेरिका के शहरों में हजारों एजेंट्स तैनात किए गए हैं, लेकिन मिनेसोटा में प्रदर्शन की वजह से ट्रंप की योजना पर अब सवाल उठ गए हैं। डीएनए मित्रों, मिनेसोटा में सेना उतारने की धमकी देने वाले ट्रंप इससे पहले अमेरिका के कई प्रांतों में नेशनल गार्ड्स उतार चुके हैं। बढ़ते अपराध का हवाला देकर ट्रंप ने वॉशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक नेशनल गार्ड्स की तैनाती की। उस वक्त लोगों ने ट्रंप के इस फैसले का जोरदार विरोध किया था। शिकागो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप को नेशनल गार्ड को वापस बुलाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबक लेकर ही ट्रंप ने इस बार इस एक्ट का इस्तेमाल करके सेना तैनात करने की धमकी दी, ताकि यह फैसला भी वापस न लेना पड़े। डीएनए मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अयातुल्ला खामनेई जैसा रवैया अपना लिया है, बल्कि उन्होंने खामनेई के देश ईरान पर हमला करने का प्लान भी फिलहाल के लिए टाल दिया है। ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। आज हम खामनेई और ट्रंप में वॉर कैंसिल की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। ये ट्रंप ही थे जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया था। आखिर वही ट्रंप हमला करने के फैसले से पीछे क्यों हटे? मित्रों, आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था
इस पोस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने लिखा था, आप आगे बढ़ो, मदद जल्द पहुंचने वाली है। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने यह बयान भी दिया था कि अगर ईरान ने किसी प्रदर्शनकारी की हत्या की या उसे फांसी दी तो अमेरिका हमला करेगा। ट्रंप के इस बयान का ईरान पर कितना असर हुआ था, यह भी आपको बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। ट्रंप का बयान आते ही खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा टाल दी थी। इरफान सुल्तानी के बाद ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों को भी सुप्रीम लीडर से माफी मिल गई, यानी इन प्रदर्शनकारियों को भी फांसी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, खामनेई सरकार के प्रतिनिधियों ने ट्रंप को यह आश्वासन भी दिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीएनए मित्रों, ऊपरी तौर पर देखें तो यही समझ में आता है कि ईरान ने ट्रंप की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान पर ट्रंप की नरमी की वजह सिर्फ प्रदर्शनकारियों को अभय दान देना नहीं है। अब हम आपको पर्दे के पीछे की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो खुद बयां करेगी कि आखिर ट्रंप ने रहम किया या फिर कोई नया जाल बुना। ट्रंप के इस प्लान को डिकोड करने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 13 जनवरी को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों यानी सऊदी अरब, यूएई और कतर ने ट्रंप से हमला ना करने की अपील की थी। अरब देशों की दलील थी कि हमले के प्रतिशोध में ईरान इन देशों को निशाना बना सकता है। 14 जनवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू ने भी यही कहा था कि ईरान पर हमले को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए। इजराइल की दलील थी कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जहां वो ईरानी हमलों को पूरी तरह रोक सके। डीएनए मित्रों, एक कहावत है, जो डरता है वो बहाना बनाता है और जो निडर है वो रास्ता बनाता है। ट्रंप ने फांसी टालने वाले आश्वासन पर हमला रोककर सिर्फ बहाना बनाया। असल वजह ट्रंप के अंदर ईरान की मिसाइल पावर का डर है, जो अमेरिका के मित्र देशों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से ट्रंप ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना। आगे बढ़ने से पहले आपको ईरान की उस मिसाइल पावर के बारे में जानना चाहिए जिसने ट्रंप को युद्ध के रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाने दिए। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक आंकलनों के अनुसार ईरान हर महीने तकरीबन 50 मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। फिलहाल ईरान के तरकश में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इन मिसाइलों में कुछ हाइपरसोनिक भी हैं। ईरान की अधिकतर मिसाइल्स की रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। डीएनए मित्रों, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकती। इसका एक ही मतलब है कि बदला लेने के लिए ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाता है। इजराइल जैसे देश के पास भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने की क्षमता नहीं है। यही वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला फिलहाल टाल दिया। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने हमले का फैसला टाल दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का इरादा भी टाल दिया। ट्रंप की शख्सियत देखकर तो यही लगता है कि ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों के लिए कुछ और समय खरीदा है, लेकिन खामनेई के शासन को जड़ से उखाड़ना अब भी ट्रंप का एकमात्र मकसद है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको अब से 3 घंटे पहले आया एक अपडेट बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ईरान पर हमले का फैसला टालने के ठीक बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया वॉशिंगटन पहुंच गए। व्हाइट हाउस के दफ्तर में डेविड की मुलाकात ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मोसाद चीफ पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे। मित्रों, जब मोसाद के चीफ व्हाइट हाउस आते हैं तो उसके बाद बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। 1967 में मोसाद चीफ व्हाइट हाउस आए थे तो इजराइल ने अरब देशों पर हमला कर दिया था और 6 दिनों का युद्ध शुरू हो गया था। 2025 में जब वर्तमान मोसाद चीफ डेविड बार्निया व्हाइट हाउस आए थे तो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका ने बमबारी कर दी थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि डेविड की इस यात्रा के बाद भी कुछ बड़ा हो सकता है। मोसाद और पेंटागन आगे ईरान के खिलाफ क्या कर सकते हैं, अब हम इन्हीं संभावनाओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली संभावना यह नजर आती है कि अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए मोसाद ईरान में जारी बगावत को ज्यादा भड़काए। जो प्रदर्शनकारी अब तक सिर्फ हाथों में पोस्टर लेकर निकल रहे हैं, उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाएं। दूसरी संभावना यह है कि 2025 में जिस तरह मोसाद ने ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों को मार दिया था, उसी तरह ईरान के बड़े राजनीतिक किरदारों की हत्या कर दी जाए ताकि खामनेई का इस्लामिक शासन कमजोर पड़ जाए। तीसरी और सबसे बड़ी संभावना यह है कि ईरान पर हमले को टालने के बाद जो वक्त मिला है, उसमें इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देश अपनी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करें। एक बार जब एयर डिफेंस मजबूत हो जाएगा तो ट्रंप सीधे ईरान पर हमला कर पाएंगे।
मित्रों, ट्रंप एक जिद्दी शासक हैं और जिद्दी शख्स। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल ईरान पर ट्रंप हमला जरूर करेंगे। आज नहीं तो कल ट्रंप इसलिए भी हमला कर सकते हैं क्योंकि जिस एक वजह से वो पहले दुनिया भर में सरपंच बनकर सीजफायर कराने का दावा कर रहे थे, वो वजह अब नहीं रही। मित्रों, आप भी जानते हैं कि ट्रंप को सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए था और यह नोबेल उन्हें आखिरकार मिल ही गया। या आप कह सकते हैं कि उन्होंने नोबेल की डील कर ली। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने 2025 में जीता हुआ अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें गिफ्ट कर दिया। लेकिन सवाल सीधा है, क्या यह नोबेल वेनेजुएला की सत्ता के बदले की गई डील है? क्या अब देशों की तकदीर भी मेडल के बदले बदली जाएगी? और क्या ट्रंप ये नोबेल लेकर मचाडो को वेनेजुएला की सत्ता रिटर्न गिफ्ट में दे देंगे? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। मेरी दाईं तरफ ये तस्वीर देखिए। ट्रंप के चेहरे पर वैसी ही खुशी है जैसे किसी बच्चे को पड़ोस वालों का खिलौना छीनकर मिल जाए। यही है वो नोबेल पुरस्कार जो उन्हें गिफ्ट में या कहें डील में मिला है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने ये साफ कर दिया है कि ये मेडल है, कोई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड नहीं है जो शेयर कर लिया जाए। प्रतीकात्मक रूप से ये मेडल भले ही ट्रंप के पास रह सकता है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में ये मेडल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। डीएनए मित्रों, अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। वेनेजुएला में मचाडो ने निकोलस मादुरो का दमन झेला है। ट्रंप ने मादुरो को सपरिवार गिरफ्तार करवा दिया। मचाडो को लगा अब तो मेरा नंबर आएगा, लेकिन ट्रंप ने पासा पलट दिया और डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। मचाडो को समझ में आ गया कि ट्रंप को खुश करना है तो उन्हें वो दे दो जिसके लिए उनके अंदर छटपटाहट है, नोबेल प्राइज। वैसे भी मचाडो के पास बचा ही क्या है? सपोर्ट नहीं, सेना नहीं, देश नहीं। लेकिन नोबेल पुरस्कार वो चीज थी जिसे पाने के लिए ट्रंप कुछ भी करने को तैयार थे। मचाडो के पास ये था और उन्होंने ट्रंप को वो दे दिया। यानी डील सिंपल है, सर मेडल ले लीजिए, कुर्सी दे दीजिए। अब सवाल है कि क्या नोबेल के बदले किसी देश की तकदीर का सौदा हो सकता है? डीएनए मित्रों, ट्रंप का ट्रुथ और तेल का खेल समझना अच्छों के बस की बात नहीं। इस मामले में ट्रंप के संकेत थोड़े अलग रहे हैं। ट्रंप ने हाल में ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि मचाडो के लिए वेनेजुएला का नेतृत्व करना मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास देश के भीतर पर्याप्त समर्थन नहीं है। लेकिन यह तब कहा था जब मचाडो ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज गिफ्ट नहीं की थी। अब तो मेडल मिलने के बाद वो फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने मचाडो की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर लिखा है, वो एक अद्भुत महिला है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। यह आपसी सम्मान की एक अद्भुत मिसाल है। डीएनए मित्रों, असली बात यह है कि ट्रंप की नजर मेडल से ज्यादा वेनेजुएला के तेल के कुओं पर है। ट्रंप को शांति चाहिए लेकिन तेल की खुशबू के साथ। मचाडो को लगा उन्होंने निवेश किया है, लेकिन ट्रंप के साथ डील करना मतलब धुआं उनका, आग अपनी। डीएनए मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, क्या कभी इस तरीके से पुरस्कार ट्रांसफर करने का कोई उदाहरण मौजूद है? मचाडो ने खुद इस भेंट की तुलना सालों पहले जॉर्ज वॉशिंगटन और साइमन बोलिवर के बीच हुए मेडल के आदान प्रदान से की है। इसके अलावा दिमित्री मुरातोव ने अपना मेडल $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा में नीलाम कर दिया था ताकि यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों की मदद की जा सके। डीएनए मित्रों, नोबेल पीस प्राइज को देखकर ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 बन चुका अफगानिस्तान यानी तालिबान इन दिनों काफी टेंशन में है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात में पैदा हुई इस टेंशन की वजह है तालिबान के अंदर हुई दो फाड़, जिसे लेकर कहा जा रहा है तालिबान के खलीफा का तख्ता पलट होने वाला है। डीएनए मित्रों, अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के अंदर अब 2 धड़े बन गए हैं। पहले धड़े की कमान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंजादा के हाथों में आ गई है। दूसरे धड़े पर हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का प्रभाव है। हक्कानी के गुट में अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ये दोनों धड़े अब काबुल पर कब्जा करने की फिराक में हैं। इसी उठापटक को तालिबान की अंदरूनी कलह करार दिया जा रहा है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, तालिबान में हमेशा 2 गुट हावी रहे हैं। एक गुट को काबुल नेटवर्क कहा जाता है जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी पश्तून शामिल हैं। दूसरे गुट को कांधार नेटवर्क कहा जाता है जिसमें ज्यादातर कांधार के पश्तून और दूसरे समुदाय के लड़ाके शामिल हैं। पहले भी ये दोनों नेटवर्क आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार सार्वजनिक तौर पर दोनों गुट एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को समझने के लिए आपको तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा का एक संदेश गौर से देखना चाहिए।
अपने समर्थकों को भेजे संदेश में अखुंज़ादा ने कहा है, हमारी इस्लामिक अमीरात के अंदर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो सुप्रीम कमान के हुक्म का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि तालिबान के टुकड़े हो जाएं। आप सभी को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बाहर से आए दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे घर के अंदर ही बैठे सांप हैं। मित्रों, सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अखुंज़ादा ने यह सख्त संदेश दे दिया कि तालिबान के अंदर कांधार नेटवर्क को दी गई चुनौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अखुंज़ादा ने तालिबान की फौज और सैन्य संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है, ताकि टकराव जैसी स्थिति में कांधार नेटवर्क मजबूती के साथ खड़ा रहे। आज तालिबान की जो हालत है, उसे देखकर एक पुरानी अफगान कहावत याद आ जाती है। ये कहावत है, जब बलि का बकरा एक हो और कसाई बहुत ज्यादा हो तो उस बकरे की असमय कुर्बानी हो जाती है। यही तालिबान में हो रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मदद और सैन्य शक्ति पर कब्जा करने के लिए कांधार और काबुल नेटवर्क आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पर एक बार फिर गृह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यानी मित्रों, तालिबान के अंदर अगर दो फाड़ हुई तो इसका असर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर होगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल है। अगर भारत की बात करें तो तालिबान का अस्थिर होना उन रिश्तों के लिए सेटबैक होगा जो पिछले कुछ वक्त में भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थापित हुए हैं। हाल के महीनों में भारत और अफगानिस्तान ने कई अहम समझौतों को अंजाम दिया है। सहयोग का यह सिलसिला आपको भी ध्यान से देखना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने ईरान के चाबार बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। क्षमता बढ़ाए जाने के बाद अफगानिस्तान से आने वाले उत्पादों में 20% तक की वृद्धि होगी। अफगानिस्तान और भारत ने व्यापारिक हवाई कार्गो कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। हवाई कार्गो कॉरिडोर की वजह से भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए लंबे समुद्री मार्ग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मित्रों, इसी परस्पर सहयोग के तहत भारत ने काबुल में अपने मिशन को दूतावास की शक्ल दी है और तालिबान के वरिष्ठ नेता भी भारत के दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान में अंदरूनी कलह से पाकिस्तान जरूर खुश हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के हालिया रिश्ते तनाव से भरे रहे। मुनीर को लग रहा होगा कि तालिबान के अंदर दो फाड़ होने से दोबारा अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ जाएगा। हमारा अगला आंकलन मुनीर की इसी गलतफहमी को दूर करने जा रहा है। तालिबान के जिस काबुल नेटवर्क से पहले पाकिस्तान के रिश्ते थे, वो तहरीके तालिबान के मुद्दे पर पूरी तरह एंटी पाकिस्तान हो चुका है। अक्टूबर 2025 में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ था, तब सिराजुद्दीन हक्कानी के इसी काबुल नेटवर्क ने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बनी फौजी चौकियों पर हमले किए थे। दूसरी तरफ है अखुंज़ादा का कांधार नेटवर्क, जो हमेशा से पाकिस्तान विरोधी रहा है। कांधार नेटवर्क का मूल स्वभाव राष्ट्रवादी रहा है और वो अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल को गलत करार देता रहा है। मित्रों, अफगान तालिबान से जुड़े वर्तमान तथ्य और आंकलन यही बताते हैं कि अफगान तालिबान में आई दरार अगर खाई में बदली तो भारत को कूटनीतिक नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को बड़े सामरिक नुकसान की संभावना। मित्रों, तालिबान में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ वाटर जिहाद की साजिश रच रहा है। इस साजिश में मुनीर के आश्रय में पल रहे आतंकी शामिल हैं। मुनीर की आतंकी ब्रिगेड भारत को पानी के रास्ते दहलाने की साजिश रच रही है। अब हम भारत के खिलाफ आतंकवादियों के इसी वाटर जिहाद का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पट्टन में इन दिनों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। यहां पूरे पाकिस्तान से चुने हुए लोगों को मरीन ट्रेनिंग दी जा रही है। हाई स्पीड बोट, महंगे स्कूबा इंस्ट्रूमेंट से इन्हें समुद्री युद्ध, नेविगेशन और गोताखोरी के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। यह ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है लश्कर तैयबा ने। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने इस कैंप में ट्रेनिंग का काम शुरू किया है और जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वो हैं आतंकवादी। कहने के लिए तो उन्हें राहत और बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इस ट्रेनिंग कैंप का असल मकसद है आतंकवादियों को पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ के लिए तैयार करना। यह लश्कर का वाटर जिहाद है। हाफिज के आतंकी खुलकर कह रहे हैं वो 2026 में जल जिहाद के लिए वाटर फोर्स बनाएंगे। मित्रों, सैफुल्ला कसूरी आतंकी हाफिज सईद का डिप्टी है। उसने जो ऐलान किया वो भारत के लिए गंभीर खतरा है। गंभीर खतरा क्यों है, इसे समझ लेते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला करने वाले लश्कर के दहशतगर्द समंदर के रास्ते भारत में घुसे थे। इन आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर के मंगला डैम और कराची में ट्रेनिंग दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह होने के बाद हाफिज ने वाटर टेरर नेटवर्क बनाने पर फोकस किया है। मित्रों, 2026 में हाफिज भारत को फिर
2008 वाला जख्म देने की साजिश रच रहा है। हाफिज ही नहीं, जैश का सरगना मसूद अजहर ने भी आतंक वाटर टेरर नेटवर्क बनाने का ऐलान किया था। मसूद ने इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनवाया था। अब हाफिज मसूद की उसी वाटर नेटवर्क वाली साजिश को आगे बढ़ा रहा है। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के साथ मृदुता का व्यवहार अपकीर्ति यानी बदनामी का कारण बनता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य की उक्ति को थोड़ा संशोधित कर आज मैं कहूंगा कि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों के साथ नरम व्यवहार जनहानि का कारण बनता है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए प्यार का दरिया बहता है। ऐसे ही नेता हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं और थोड़ा ध्यान से सुनिए। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता, उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। सुना आपने, महबूबा मुफ्ती इंसानियत का हवाला दे रही है। सोचिए, इंसानियत और पाकिस्तान, क्या दूर दूर तक इनका कोई मेल है? बिल्कुल भी नहीं। महबूबा जी, पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष भारतीयों की हत्या क्या इंसानियत थी? क्या कश्मीर में आए दिन आम नागरिकों का खून बहाना इंसानियत है? क्या बम धमाके कर निर्दोष लोगों की जान लेना इंसानियत है? माफ कीजिएगा, आम भारतीय के लिए यह इंसानियत नहीं है। पता नहीं आपके पास कौन सा शब्दकोश है जिसमें इंसानियत की परिभाषा बिल्कुल अलग है। महबूबा मुफ्ती जी, पाकिस्तान का पानी इसलिए रोका गया क्योंकि उसके आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीयों की हत्या की। रोके गए पानी का प्रयोग जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए किया जा रहा है। और सुनिए महबूबा जी, जिस पाकिस्तान को लेकर आपके मन में इंसानियत के लड्डू फूट रहे हैं, वहां बैठे आतंकवादी इसी पानी को हथियार बनाकर भारत को फिर से हिंसक चोट पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। महबूबा जी, आपके मन में पाकिस्तान के लिए इंसानियत का विस्फोट क्यों हो रहा है, सब जानते हैं। अलगाववादियों और कट्टरपंथियों की सहानुभूति के लिए आप कथित इंसानियत को राजनीतिक हथियार बना रही हैं। लेकिन समझना चाहिए, इसी सोच ने आपको राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया है। अपनी सोच बदलिए, अन्यथा आने वाले समय में शायद जम्मू कश्मीर के लोग आपसे वोट वाली इंसानियत भी नहीं दिखाएंगे। महबूबा मुफ्ती वैचारिक कैद और दृष्टि भ्रम की शिकार हैं। एक वैचारिक घेरे में कैद होने के कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी और अलगाववादियों का दौर खत्म हो चुका है। अफसोस है कि महबूबा मुफ्ती अब भी उन्हीं को खुश करने की कोशिशें कर रही हैं। मित्रों, श्रीनगर से करीब 2300 किलोमीटर दूर कोलकाता में भी ममता बनर्जी पर एक खास वर्ग को खुश करने के लिए तुष्टीकरण वाली राजनीति का आरोप लगता रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने अपनी सियासत में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। ममता बनर्जी ने आज सिलीगुड़ी में प्रस्तावित महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। सही सुना आपने, ममता जी ने महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में साधु संत भी शामिल हुए। इस पवित्र अवसर पर ममता बनर्जी ने महाकाल का जय घोष भी किया। जय महाकाल, हे महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। महाकाल मंदिर के शिलान्यास वाली इन तस्वीरों के कई अर्थ हो सकते हैं। राजनीतिक विरोधी इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी के समर्थक इसे आस्था का साक्ष्य कह सकते हैं। मित्रों, शायद ममता बनर्जी महाकाल मंदिर का शिलान्यास करके ये संदेश देने की कोशिश कर रही हूं कि उनके शासन में भी आम नागरिक ठीक वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे महाकाल के भक्त सुरक्षित होते हैं। शायद ममता जी यही संदेश दे रही हूं कि उनकी सरकार महाकाल के सैद्धांतिक मूल्यों का पालन करते हुए राज्य के सभी नागरिकों को संकट से सुरक्षित रखेगी। लेकिन दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, ममता जी, आपके राज्य में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रकारिता भी सुरक्षित नहीं है। इसका प्रमाण आज बेलडांगा से आया है। सीएम ममता जिस वक्त सिलीगुड़ी के राज्य के लोगों को निर्भय रहने का संदेश दे रही थी, उसी वक्त 385 किलोमीटर दूर बेलडांगा में उन्मादियों ने आपातकाल लगा दिया। यह आपातकाल पत्रकारिता पर लगाया गया। सही सुना आपने, उन्मादियों ने आपातकाल लगा दिया। मित्रों, बेलडांगा के अलाउद्दीन शेख की झारखंड में संदिग्ध मौत हो गई थी। इसके खिलाफ उन्मादी सड़क पर उतर आए, नेशनल हाईवे 12 पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया और टायर जलाकर ट्रैफिक जाम कर दिया।
इस उन्मादी प्रदर्शन को रिपोर्ट करने के लिए जी न्यूज संवाददाता सोमा बेलडांगा पहुंची थी। जानते हैं वहां क्या हुआ। उन्मादियों ने सोमा पर हमला कर दिया, उनका कैमरा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया और मारपीट की। एक महिला रिपोर्टर के साथ मारपीट की गई। ये शर्मनाक है। ये कानून व्यवस्था के गाल पर तमाचा है। सोचिए, एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में एक महिला रिपोर्टर से मारपीट की गई। मारपीट में बुरी तरह घायल सोमा को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। डीएनए मित्रों, सोचिए, ममता जी निर्भय होने का संदेश दे रही हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में पत्रकारिता पर आपातकाल लगा दिया गया। उन्मादी सड़क पर जी न्यूज की महिला पत्रकार से मारपीट करते रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महाकाल का नहीं, आपातकाल का समय है। पत्रकारिता पर हमला यानी स्वतंत्र आवाज को दबाने की साजिश, इसे ही आपातकाल कहा जाता है। यह आपातकाल उसी बेलडांगा में लगाया गया जहां नई बाबरी के नाम पर उन्मादियों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। इस उन्माद और आपातकाल के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुर्शिदाबाद पुलिस से जवाब मांगा है। यहाँ रिपोर्टर महिला ऐसा कोई बात ही नहीं है। यहाँ ऐसा अपीजमेंट चलता है और जो पुलिस के हेड डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर, ये सारे फाइल चोरी में चीफ मिनिस्टर के साथ इतना बिजी है, इतना जुड़े हुए कि आम आदमी, आम महिला, ये लोग के ऊपर कुछ भी हो जाए, आरजीकर हो जाए या लॉ कॉलेज हो जाए या IQ सिटी हो जाए, कुछ भी, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, सब देखने वाला है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हमला पहली बार नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2025 तक यानी ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर 100 से ज्यादा हमले हुए हैं। पत्रकारों को धमकाकर उन्हें काम से रोकने की कोशिशें हुई हैं। यह अघोषित आपातकाल है। ममता बनर्जी को यह समझना चाहिए, यह अघोषित आपातकाल उनकी सरकार के लिए हानिकारक है। इसीलिए उन्हें सबसे पहले उन उन्मादियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो पत्रकारों को काम करने से रोक रहे हैं, जिन्होंने जी न्यूज की महिला रिपोर्टर से मारपीट की। और डीएनए में आज का संदेश, दूसरों की गति देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। तुलना करने वाला अक्सर अपने वर्तमान को खो देता है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।